Hello everyone, welcome to this video. This video is part of our Parakram series and I welcome you all to the first video of this series, right? तो इस सीरीज में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं wherein each and every chapter of all the four components of JIB exam उनको हम पढ़ने वाले हैं कैसे थ्रू MCQs. Yes, you are right. वैसे नॉर्मली एक्सप्लेन करते हुए या फिर बुक से पढ़ते हुए हम काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम MCQs के थ्रू पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा जो चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट हम इन सेशंस में देखेंगे. ओके, तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी द MCQs ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. इसका मॉड्यूल है चैप्टर 1, दैट इज ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ओके, तो इस सीरीज में याद रखिएगा MCQs के थ्रू हम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि हमने एक MCQ सॉल्व करना शुरू किया एंड देन वी सी द एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और क्या और टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा कुछ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ IND-IFS. यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट Angus Madison, India accounted for dash% of global trade in 1600. Is it 23%, 26, 33 या 34%? If such a question, क्योंकि fact based questions एग्जाम में आ जाते हैं, such a question comes in the exam, what is the answer for this? And इसका बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड ये बनाया जा रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है किस तरीके से इवॉल्व करता है ओवर द इयर्स. एंड इस एवोल्यूशन में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस. पहला तो बिफोर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए थे उससे पहले क्या कंडीशन था इंडियन इकोनॉमी का. देन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियन इकोनॉमी इन, यहाँ पर इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किसने किया, किन चीजों ने किया, ठीक है. देन आफ्टर ब्रिटिशर्स, ठीक है, अभी का जो एज है टिल प्रेजेंट, दिस इज द broad we can say classification of the stages through which Indian economy has gone, right? तो उसमें से एक है बिफोर द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया एंड उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है. एंगस मैडिसन इनके द्वारा बिफोर द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री के जो आंकड़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हैव बीन कोलेटेड बाय एंगस मैडिसन, दिस पर्सन. ओके, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडिया की भी इकोनॉमिक हिस्ट्री निकाली इन्होंने और 1600s के टाइम पर इंडिया पूरे वर्ल्ड ट्रेड में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता था, ये चीज पूछा गया है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ये चीज पूछी गई है. तो इफ यू सी दीज आर द 3 स्टेजेस दैट वी हैव गॉन थ्रू, राइट. तो एक्चुअली द करेक्ट आंसर आई थिंक वर्ल्ड ट्रेड की बात की गई है, तो इट शुड बी 33%. सो लेट अस सी. ए तो वर्ल्ड GDP में इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन था 1600s के टाइम पे, तो दैट इज 23%. तो वर्ल्ड ट्रेड में इट इज 33%. लेट अस सी दीज थिंग्स. इंडिया इतना ज़्यादा जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था कि इंडिया का एक स्पेशल नेम था. डू यू नो दैट इंडिया वाज कॉल्ड सोने की चिड़िया, ठीक है, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑपुलेंस देखने को मिलती थी. अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल GDP, व्हाट इज GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ दिस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, डू नॉट वरी. बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की अगर हम बात करें, इट इंडिकेट्स, ग्रॉस मतलब टोटल होता है इकोनॉमिक्स में, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फाइनल वैल्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल इनकम कितना है इस चीज को इंडिकेट करने वाला ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड GDP. ओके, अब ये ग्लोबल GDP यानी कि पूरे दुनिया में अगर 100 रुपीज का GDP यानी कि इनकम जनरेट किया जा रहा है तो उसमें इंडियन GDP का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है. तो अगर हम 1000 AD अभी 24 25 ये चल रहा है, तो 1000 AD के टाइम पर क्या था, 50.5% यानी कि लगभग आधा कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया और चाइना मिलाकर करते थे, ठीक है, आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना मिलाकर करते थे. तो मोस्ट ऑफ द इनकम दैट इज कमिंग इनटू द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना ओनली. नाउ 1600 के टाइम पर 52% ये इंक्रीज होता है एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन 23% रह जाता है. तो ग्लोबल GDP में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 23% होता है. अब अगर हम देखें
आगे बढ़ते हैं 1700 के टाइम पर, ठीक है। ब्रिटिशर्स घुस चुके थे इंडिया में 1700 के टाइम पर। द कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। 100 अगर दुनिया में तो 24.4%, ऑलमोस्ट 1/3, 25% के आसपास आप देखेंगे ये ग्लोबल जीडीपी में इंडियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, राइट। अब ये तो हो गया बिफोर द ब्रिटिशर्स। अब ड्यूरिंग ब्रिटिश क्या हाल था? ब्रिटिशर्स 1600 के टाइम पे आ चुके थे। 1700 तक उनका उतना खास इन्फ्लुएंस नहीं था, बट 1700 से उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। वो एक्सप्लॉइट करने लगे इंडियन इकोनॉमी को। दैट इज़ वाई द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एक्चुअली रिड्यूस्ड। 1820 में 16.1% हो गया, एंड फर्दर 1947 तक आते आते 3% पे ये फॉल कर जाता है, ठीक है। ग्लोबल जीडीपी की ये बात हो गई। अब परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो 1600 एडी, तो ये क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था ग्लोबल ट्रेड, तो 1600 एडी तक कितना 33%, यानी कि 1/3 ऑफ द टोटल ट्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड वो इंडिया से होता था। ट्रेड इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सामान इंडिया से बाहर अंदर आना, एंड इससे जो हम प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड में 1/3 कंट्रीब्यूशन इंडिया देता था। 1947 में ये 3% पे आ जाता है। एंड पर कैपिटा इनकम में क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ, इस चीज को अगर हम देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रिटेन में जो ये इंडिया पर राज किया था तो 553%, यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज होता है पर कैपिटा इनकम में। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? जीडीपी ऑफ अ कंट्री, यानी कि नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। अगर एक कंट्री में 10,000 रुपीज का नेशनल इनकम होता है एंड उस कंट्री में 1000 पीपल एग्जिस्ट करते हैं, तो व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम? जीडीपी तो 10,000 है एंड पर कैपिटा इनकम इज डिवाइडेड बाय 1000, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज पर हेड, ठीक है। पर हेड 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन में 553%, यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज होता है, बट इन इंडिया इट हैज इंक्रीज ओनली 12%। सो यू कैन सी what were the variations। अब हम आगे अगर बढ़े तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हाल था? परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी इस तरीके से डिक्रीज हो रहा था, बट 1947 के बाद वी ट्राइड 3% से हमने 2021 में 7.3% तक इसे ले गए। पूरा दुनिया 100 रुपीज कमा रहा है, उसमें से 7.3 रुपीज इंडिया के वजह से है ना। इन इफ यू सी, बट ये सारी चीज़ें हुई, बट इंडियन इकोनॉमी के कुछ फीचर्स थे कि यहाँ पर नियर स्टैग्नेशन, यानी कि कोई खास ग्रोथ नहीं था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है इकोनॉमी के टर्म्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कंप्लीटली इग्नोर किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, ठीक है। उस टाइम पे टाटा स्टील के अलावा खास कोई इंडस्ट्रीज यहाँ पर थी नहीं। इसके अलावा वी कैन से सोशल सेक्टर वाज इग्नोर्ड। सोशल सेक्टर इज योर एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, तो दीज वर आल्सो इग्नोर्ड। लेबर क्वालिटी इंडिया में काफ़ी लो थी, ठीक है। उस टाइम पर लेबर यानी कि पीपल जो है उन्हें ट्रेन किया जाता था जस्ट टू बिकम द सर्वेंट्स ऑफ द रूलर्स, ठीक है। हु वर द रूलर्स? सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश, राइट। इसी के लिए ट्रेन किया जाता था। और एजुकेशन सिस्टम एंड लेबर के स्किल सेट भी इसी तरीके से अलाइंड थे। और ट्रांसपोर्ट जो भी ब्रिटिशर्स डेवलप करते थे अपने लिए करते थे, इंडियंस के ट्रैवल के लिए नहीं। अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उन्होंने ट्रेन का इंतजाम किया इंडिया में, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट किया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय, ओके, प्रोफेसर राजकृष्णन, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, कौशिक बसु। तो इसमें से कौन सा सही जवाब है? यस, द करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर राजकृष्णन। तो हमने अभी तक ट्रेस किया कि क्या इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री रहा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश एंड बिफोर। अब आफ्टर ब्रिटिशर्स हमने क्या एफर्ट्स लगाए, उसका पार्ट बनता है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। वी ट्राइड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द ग्लोबल इकोनॉमी फ्रॉम 3% to 7.3%। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हमने करी। व्हाट आर दिस टू थिंग्स? नंबर 1 इज वी ट्राई टू इंक्रीज द फूड क्रॉप, फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। क्यों जरूरत थी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की? द रिक्वायरमेंट वाज कि फूड जो इंडियन पीपल को रिक्वायर्ड था वो हम एक्चुअली इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे कंट्री से। सो दिस इज़ अ वेरी डायर सिचुएशन जहाँ पर लेट्स से आप अपना घर में खाना लोगों को देने के लिए किसी और से मांग कर ले रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। तो दिस हैड टू बी करेक्टेड फर्स्टली बिकॉज इंडिया में उपजाऊ लैंड तो है, वी हैड द लैंड बट वी डिड नॉट हैव द करेक्ट सेटअप एंड रिसोर्सेज सो एज टू
ग्रो क्रॉप्स एंड फीड इंडियंस, तो वो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू किया। देन वी ऑल्सो वेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्रीज एकदम स्टैगनेंट थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दीज वर द टू फर्स्ट थिंग्स दैट वी डिड, एंड दीज थिंग्स वर डन थ्रू समथिंग कॉल्ड अ सेटअप ऑफ 5 ईयर प्लान। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में थर्ड चैप्टर में। 5 ईयर प्लान्स में हमने ये किया कि 5-5 साल के लिए हम प्लानिंग करेंगे एंड उसके बेसिस पर वी विल बी डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। 5 साल के लिए एक फोकस एरिया होगा, उस पर हम फोकस करके उसको डेवलप करेंगे। तो कैन यू गेस कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा मेन फोकस एरिया क्या था? देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑन विच आर इकोनॉमी कुड फोकस। एक तो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। तो हमारा मेन फोकस किस पर था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? गेस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया and agricultural self sufficiency was the first thing that we had to focus on. First 5 year plan का main aim भी यही था। Then after that we had 5 year plans जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को हमने डेवलप किया, ओके। एंड स्टेट कैपिटलिज्म वाज वन थिंग जो इंडियन इकोनॉमी का इनिशियल स्टेज में था। स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। एंड इनको जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने इंडिया में एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि जितना उगा रहे हैं वो एटलीस्ट इंडियंस के लिए सफिशिएंट हो, ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थ्रू हिज इनिशिएटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? पहले तो सीड्स बेटर होने चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यहाँ पर जितने ग्रेन्स पहले बनते थे उससे ज़्यादा हो। साथ के साथ फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके ज़मीन को और ज़्यादा उपजाऊ बनाकर ज़्यादा प्रोडक्शन करें। दैट वाज आवर एम। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में ने किस तरीके से जीडीपी या नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन किया, उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो वी कैन वेरी क्लियरली से कि एग्रीकल्चर नंबर 1 पे था 53%, इंडस्ट्री 16 एंड सर्विस सेक्टर 30%। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट 1980s में देयर वाज मेजर चेंज। 1980s में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया और आगे बढ़ गया सर्विस सेक्टर। क्यों? 1980s के टाइम पर इंडियंस काफ़ी वेल एजुकेटेड बन गए थे, इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली उन्होंने सीख लिया था। देन ड्यूरिंग 1990s वी कैन से देयर वाज अनदर चेंज जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सर्विस सेक्टर नंबर 1 पे आ गया एंड दिस वाज द टाइम ऑफ 6th 5 year प्लान, जहाँ आगे भी हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की गई एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज, यानी कि इंडिया में जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, पहले बहुत ज़्यादा 140% टैक्स लगेगा, ऐसा ड्यूटीज़ लगेंगे, ऐसा होता था, तो इसको कम किया गया एंड लिबरल बनाया गया। लिबरल बनाने का मतलब इंडियन इकोनॉमी ने प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज ग्लोबल जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रिलेशनशिप्स बनाए। 1990 में फिर भी ऐसा एक हाल हुआ था जहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी जो है बहुत ही कम डॉलर्स अवेलेबल थे सो एज टू मेक द पेमेंट्स फॉर आर बिल्स, इंटरनेशनल बिल्स। तो ऐसे में क्राइसिस आई थी इंडिया में जिसको हम कहते हैं 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस। उस टाइम पे हमने कुछ स्टेप्स लिए थे जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। लिबरलाइजेशन हमने देख लिया, प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनीज को और भी ज़्यादा अलाउ करना इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, एंड ग्लोबलाइजेशन इज डिफरेंट कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कंट्रीज से मनी इंडिया में आया, पूरे दुनिया में इकोनॉमिक बूम हो रहा था एंड ऑल्सो इंडिया बिकेम सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, 2002, 3 एंड 6-7 के टाइम पर। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और भी इंक्रीज होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इस तरीके से वेरी करता है। नो द लास्ट थिंग 2008 में और भी चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी में, जहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिए वेयर वी हैड टू सी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रही हैं चीज़ें उनका इफेक्ट इंडिया पर खास ना हो। तो आरबीआई प्लेड अ ह्यूज रोल इन दिस एंड इंडियन इकोनॉमी को सेफली गार्ड किया, बट फिर भी थोड़े इफेक्ट थे, बट वी केम ओवर इट एंड वी हैव सीन दैट उसके बाद इंडिया इतना अच्छा ग्रो करता है, जीडीपी इंडिया का ग्रो करता है एंड इट केम टू 3rd रैंक परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स में, ओके। परचेसिंग पावर पैरिटी इज, लेट अस से अगर आपको दो कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसे कंपेयर करना है तो यू शुड नो कि उन दोनों के बीच का एक्सचेंज रेट क्या है। नाउ लेट मी से कि जो यूएस का जीडीपी है $100 है, इंडियन जीडीपी इज 100 रुपीज़, तो कैन वी कंपेयर बोथ ऑफ दिस? नहीं। अब इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली वी कैन कंपेयर। 80 रुपीज़ लेट से ईच डॉलर पे है, तो ये कितना है 8000 रुपीज़, देन ओनली वी कैन कंपेयर,
ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे तो वी नो कि यूएस की जीडीपी ज़्यादा है, राइट। जीडीपी टर्म्स में यूएस इज अहेड ऑफ इंडिया। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज सच इसी तरह का अलग सा कंपैरिजन जहां पर हम ये एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं, ओके, एंड उसके बेसिस पर फिर से कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ बास्केट ऑफ गुड्स जो इंडिया में बेचा आपने, इंडिया में बेचने पे आपको 50 रुपीज़ मिले, यूएस में बेचा सेम बास्केट तो आपको $1 मिला, यानी कि $1 के सामने 50 रुपीज़ का एक्सचेंज रेट आ रहा है। अब कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, $100 विल बी 5000 रुपीज़। तो इस तरीके से कंपेयर करने पे इंडिया वाज रैंक्ड एज थर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में। तो दिस इज अ वेरी गुड ग्रोथ आफ्टर 2008। पर कैपिटा इनकम इंडिया में 2019 के टाइम पे $1891 थी, ठीक है। सारे इकोनॉमीज को वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली कंपेयर किया था कि कौन सी इकोनॉमी कौन से लेवल पर है। तो इसे हम वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज कहते हैं, विच इज ऑफ 4 टाइप्स: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। इस पे भी काफी क्वेश्चंस आए, सो यू शुड नो दिस, ठीक है। कितने टाइप्स हैं वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन? 4 टाइप्स। सारे इकोनॉमीज को इन 4 इनकम ग्रुप्स में क्लासीफाई किया। हम भी जनरली करते हैं ना पीपल को लोअर इनकम, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे ऐसे करके, वैसे ही सारे इकोनॉमीज को किया गया। 4 क्या है? लो इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम, राइट। आफ्टर दिस इंडिया को अगर आप देखो तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में ये फॉल करता है $996 टू $3895 के बीच में। दिस इज द क्राइटेरिया। तो इंडियन पर कैपिटा इनकम हमने देखा $1891, इट फॉल्स इन दिस कैटेगरी, ओके। These were the things related to what has been the growth in Indian economy after Britishers. अब if we solve this question, which among the following statement is incorrect with respect to different sectors of the Indian economy in relation to COVID pandemic? ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए, रिकवरी हैज बीन अनइवन अमंग सर्विसेज विथ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज as well as public administration, defense and other service gaining traction and exceeding their pre-pandemic levels, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में क्या इफेक्ट रहा है वो पूछा जा रहा है। तो सर्विस सेक्टर में वी नो कि कुछ सेक्टर्स में डाउनफॉल हुआ, फॉर एग्जांपल होटल, ट्रैवल, इसमें तो डाउनफॉल हुआ। कोविड के टाइम पर कोई होटल नहीं जा रहा था, ट्रैवलिंग नहीं कर रहा था, बट कुछ में तो इंक्रीज हुआ। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये इंक्रीज हो गया, यूपीआई इंक्रीज हुआ, बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन ये सब इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसमें ग्रोथ देखी गई। तो देयर वाज अ वेरिएशन दोनों में। रिकवरी इन ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग हैज एक्सीडेड प्री पेंडेमिक लेवल्स, ठीक है। पेंडेमिक से पहले जो लेवल था उसको एक्सीड कर गया रिकवरी, ये चीज कही जा रही है। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवरिंग एट वेरिंग रेट्स, तो ये तो चीज सही है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर सर्वाइव्ड, तो एग्रीकल्चर पे खास इफेक्ट उस टाइम पे नहीं हुआ था। 3 मेन सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं, सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इफेक्ट था जिसमें ड्रॉप हुआ था, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि कुछ में ग्रोथ था, कुछ में डाउनफॉल देखा गया, ओके। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये पहला वाला तो सही है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे, डिफरेंट सर्विस सेक्टर, बट हियर होटल, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ग्रोथ तो था, बट पेंडेमिक से पहले अगर 10% है तो पेंडेमिक के बाद 4% इस तरीके का ग्रोथ था, कोई एक्सीड नहीं हो रहा है यहाँ पर ग्रोथ, ठीक है। दैट वाज द थिंग। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। एंड वी हैव वन मोर थिंग टू डिस्कस ओवर हियर कि आरबीआई ने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि कैसे हम पेंडेमिक के टाइम पे जो लॉस हुआ था उसको रिकवर कर सकते हैं। फिजिकल स्टिमुलस यानी कि गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगा तो होगा। मॉनेटरी लूजनिंग जहाँ पर आरबीआई हेल्प करेगा, आरबीआई इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, देन दिस विल हैपन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एंड जो भी लॉसेस हुए हैं हम 2034-35 से पहले रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ कहेगी, ओके। सो दिस इज a homework question. These were the things to discuss from first chapter. I hope you have understood the concepts. Questions आप आंसर कर पाए हैं। यहाँ आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम और द अपकमिंग साइकिल, एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई इट इन 1 अटेम्प्ट, और इसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन कंसिडर अ मास्टर कोर्स जहाँ पर आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस, 15-15 मिनट्स की शॉर्ट वीडियोस जो आप ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम में वॉच कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, each and every chapter wise MCQs, full length mock test, and before the exam live classes के थ्रू रिविजन कराया जा रहा है। You will also get 75% का discount on this by using the code JIIB75. Okay, you can click on the link given in the description. Thank you, all the best.